हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज की वीडियो में हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर जो टैक्सेशन का पेपर आया है जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही होते हैं। देखिए 50-50% वेटेज होती है। किस तरीके से पेपर आया एग्जाम के अंदर दिसंबर 2023 का, इसको एक ओवरऑल देखिए हम रिव्यू लेने वाले हैं। इन डेप्थ हम हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। तो देखिए 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है जैसा आप जानते हैं, और इसमें जो सबसे पहली चीज आई है देखिए वो आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन आए हैं। 15 आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन की वेटेज 2 नंबर की है, 30 नंबर का क्वेश्चन है। मोटा मोटा अगर हिसाब निकाला जाए तो आपको एक क्वेश्चन को देखिए 1.5 से 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन जो है आपका देखिए वो सेक्शन 44 एडीए के ऊपर बात करता है, जो कि आप लोगों ने हमारे साथ पीजीबीपी चैप्टर के अंदर पढ़ा था। प्रिजम्पटिव बेसिस पर किसी प्रोफेशनल के केस में हम किस तरीके से इनकम कंप्यूट करते हैं, तो 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स की बात वहां पर हमने करी थी। तो इसी चीज के ऊपर देखिए आपसे एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन है। एक चीज आप यहां पर इस पेपर में देखेंगे जब एमसीक्यू को देख रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूट है देखिए आपसे वो एप्लीकेशन चेक कर रहा है कि आप किस तरीके से प्रोविजंस को अप्लाई करते हैं। तो एक छोटी छोटी केस स्टडी बनाई गई है और उनके बेसिस पर आपको देखिए क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप सीए इंटर के पेपर को देखें तो वहां पर भी इसी तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो बहुत सिंपल सा था देखिए ये क्वेश्चन आपका, जहां पर आपको डायरेक्टली ग्रॉस रिसीट्स दी गई है और आपको बस रेट लगाकर प्रिजम्पटिव इनकम बता देनी थी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सर ये क्वेश्चन आपका सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 के ऊपर बात करता है, जो कि हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ा था। यहां पर एक व्यक्ति को देखिए गिफ्ट मिल रहे हैं, ठीक है जी, कैश गिफ्ट मिले 60,000 रुपए के रिलेटिव से और 1,10,000 रुपए के गिफ्ट मिले फ्रेंड से। तो सर रिलेटिव से जो आपको गिफ्ट मिलते हैं वो तो आपके पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होते हैं। रिलेटिव के अलावा कहीं और से गिफ्ट आपको मिलते हैं तो 50,000 रुपए की लिमिट मिलती है, इससे ज्यादा होते हैं तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। तो इसी चीज के ऊपर देखिए आपका ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप कर सकते थे। ठीक जी, इसके बाद बात करूं अगर मैं अगले क्वेश्चन की, तो सर अगला क्वेश्चन आपका देखिए सेक्शन 194 से बेस्ड है और यहां पर पूछा गया है कि अगर कोई पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है रिस्पॉन्सिबल, किस तरीके से वो टैक्स डिडक्ट करेगा। तो टीडीएस चैप्टर के ऊपर देखिए आपका एक क्वेश्चन था और बड़ी ही आसानी से इस क्वेश्चन को भी किया जा सकता था, इसमें ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं था। बात करें सर अगर अगले क्वेश्चन की, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए वैसे तो थ्योरेटिकल पार्ट में भी इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी, इस टॉपिक से बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन यहां पर आपसे कह रहा है कि एटीसी, एटीसीसी और एटीसीसी के अंदर आपको बताना है कि मैक्सिमम डिडक्शन तीनों को मिलाकर आप कितनी क्लेम कर सकते हो। तो सर 1.5 लाख रुपए की क्लेम कर सकते हो और ये बात हमें बताता है सेक्शन एटीसीसी ई, ठीक है। इसके अंदर देखिए एटीसीसीडी बी, एटीसीसीडी सबसेक्शन 1B की आपको इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वो आपको एडिशनल 50,000 की डिडक्शन की बात वहां पर की गई है। ठीक जी, इसके बाद अगर मैं बात करूं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहां पर देखिए आपको सेक्शन 80DD के अंदर कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो ये पूछी जा रही है। तो जैसे सीवियर डिसेबिलिटी के केस में आपकी जो डिडक्शन का अमाउंट होता है 1,25,000 रुपए का होता है, और अगर मैं बात करूं अदर देन सीवियर डिसेबिलिटी में तो वहां पर 75,000 रहता है। तो यहां पर देखिए 90% डिसेबिलिटी है विच इज सीवियर डिसेबिलिटी, क्योंकि 80% से ज्यादा है, तो बहुत क्लियरली आपका देखिए सी ऑप्शन आप करेक्ट कर सकते थे। बहुत ही सिंपल देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड कि आपको थोड़ी सी प्रोविजंस की समझ हो। इसके बाद सर आगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। बहुत ही सिंपल सा एग्रीकल्चर इनकम आपको बतानी थी यहाँ पर। इसके बाद सेक्शन 40B के ऊपर बात की गई, जो कि आपने पीजीबी में पढ़ा था, जहां पर हमने क्लियरली देखा था कि 12% से जो है आपको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। तो यही चीज इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई थी और आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते थे। थोड़ा सा देखिए मैं फास्ट हूं क्योंकि इन डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं, इन डिटेल हम फिर कभी बात करेंगे, पूरे पेपर के ऊपर डिटेल में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल हम ओवर बात कर रहे हैं। अगली चीज जो है आपकी सर वो जीएसटी से रिलेट करती हुई ई वे बिल के ऊपर बात करती है कि इलेक्ट्रॉनिक जो आपका वे बिल होता है इसकी जो वैलिडिटी होती है ये किस तरीके से निकाली जाती है। तो सर अगर आपका जो कार्गो है वो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है, मैंने क्लियरली देखी आपको ये चीज पढ़ाई है क्लासेस में, तो वहां पर हमने क्या बात पढ़ी थी कि सर पहले 20 किलोमीटर के लिए एक दिन और उसके बाद हर 20 किलोमीटर के लिए आपको एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा। और अगर सर आपका ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो उस सिचुएशन में आपको पहले 200 किलोमीटर के लिए एक दिन और उसके बाद हर 200 किलोमीटर के लिए या उसके पार्ट के लिए एक दिन मिलता है। सेम बात देखिए ओवर डायमेंशनल कार्गो और अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो में रहती है। और यहां पर जो आपका कार्गो है देखिए वो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है, 290 किलोमीटर का है, तो 290 डिवाइड बाय 20 करना था। बड़ी आसानी से देखिए आपका मेरे ख्याल से ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा 15 दिनों के आसपास। ठीक है, चलिए सर अगली चीज की तरफ चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा देखिए क्या कह रहा है कि सर जीएसटी काउंसिल में जो डिसीजन लिए जाते हैं वहां मेजोरिटी से लिए जाते हैं, लेकिन वो मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए। तो सर 75% देखिए होप की होनी चाहिए, यानी कि 3/4 की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये भी चीज हमने पढ़ी हुई है कॉन्सेप्ट के अंदर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अगली चीज देखिए सर जीएसटीआर 10 की बात की जा रही है, जो कि आपकी फाइनल रिटर्न होती है, कब तक भरनी होती है। तो सर विद इन 3 मंथ्स आपको भरनी होती है, और 3 महीने कहां से ले होते हैं, जिस दिन रजिस्ट्रेशन देखिए आपका कैंसिल हो रहा है वहां से, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन ऑर्डर कैंसिलेशन का मिल रहा है वहां से, इन दोनों में से
जो भी डेट आपकी देखिए बाद में आती है वहां से 3 महीने का समय आपको दिया जाता है। तो आपको देखिए डेट कंप्यूट करनी थी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है जगत एंड कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फुटवेयर एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। इट वांट्स टू अवेल क्यूआरएमपी स्कीम। अब क्यूआरएमपी स्कीम क्वार्टरली अपने रिटर्न भरेंगे, टैक्स की पेमेंट मंथली करेंगे। दो तरीके से की जाती है, तो फिक्स सम मेथड ले लो या फिर आप सेल्फ असेसमेंट ले लो। और यहां पर कह रहे हैं कि व्हाट इज द मॉनेटरी लिमिट फॉर एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो सर 5 करोड़ की बात बताई गई थी, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ की बात नहीं बताई गई थी। गलती मत करना, अगर आपने 1.5 करोड़ की देखिए चीज पर टिक किया तो गलत हो जाएगा। 1.5 करोड़ कहां था? कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर था सर। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो आपका पूछा गया था यहां पर। तो बहुत ही सिंपल सा आपका देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? अंडर द जीएसटी लॉ इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस बाय अ बैंकिंग कंपनी इनवॉइस इज टू बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ, सर सेक्शन 31 देखिए इसके ऊपर बात करता है। और क्लियरली देखिए हमने सर्विसेज की केस में पढ़ा था कि 30 दिनों के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना होता है। लेकिन अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो 45 दिनों का उन्हें समय दिया जाता है। 45 दिनों का। कितना आसान क्वेश्चन देखिए पेपर में आ रहा है। इसके बाद अगला देखिए कितना क्वेश्चन आसान है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शेल बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट टैक्स पेमेंट। आपके पास आईजीएसटी का क्रेडिट है, तो सर आईजीएसटी के क्रेडिट को, यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं हम सेक्शन 49 ऑफ सीजीएसटी 2017 के अंदर क्लियरली पढ़ा था कि सर आईजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले आईजीएसटी का अगेंस्ट यूज करो। इसके बाद अगर कुछ क्रेडिट बच जाए तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर आप किसी भी रेशो में, किसी भी प्रपोर्शन में कर सकते हो। लॉ इसके ऊपर बात नहीं करता है ना, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों में कर सकते हो। तो ऑप्शन सी देखिए यहां पर यही बात बता रहा है, एज पर द चॉइस ऑफ द डीलर। ठीक है जी, वेरी सिंपल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लक्ष्मण एंड कंपनी हैदराबाद इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर लायबल फॉर जीएसटी। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट अप टू विच इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी लॉ। तो सर आपका अंडर सेक्शन 22 देखिए ये चीज हमने पढ़ी थी कि एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पर कर आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो सर अगर आप गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई करते हो तो जनरल लिमिट 20 लाख की होती है और हैदराबाद में 20 लाख की लगेगी। स्पेशल कैटेगरी स्टेट हमारा हैदराबाद नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को याद होगा 4 हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट थे जहां पर 10 लाख की लिमिट थी। ठीक है जी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अंडर कस्टम द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया इज डैश फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द बेस लाइन। तो ये चीज तो मैंने आपको चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर में पढ़ाई थी और कस्टम के अंदर भी हमने बात पढ़ी थी कि जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होता है बेस लाइन से, वो क्या कहलाता है? जिस देश की सीमा वहां टच हो रही है उस देश का होता है। जैसे कि हमारा हिंद महासागर, और 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो एरिया होता है उसे हम हाई सी कहते हैं, यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स। तो सर यहां पर आपका 200 नॉटिकल माइल आंसर करेक्ट हो जाता है। बहुत ही सिंपल से देखिए आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आए थे जो मैंने यहां पर आपके साथ देखे, और बड़ी आसानी से आप देखिए ये 30 नंबर स्कोर कर सकते थे, और आप देखिए कि आपने 100 में से 30 नंबर पीछे ही स्कोर कर लिए। तो आगे आपके लिए स्कोर करना 70 में से कितना आसान होता है। अगर आप 70 में से 50% भी स्कोर कर लेते हैं, 35, तो बड़ी ही आसानी से देखिए आपका पेपर सर एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो बहुत आसान है देखिए यहां पर क्रैक करना पेपर, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब जो चीज आप देखने वाले हैं, देखिए यहां पर मैं एक चीज जरूर आपके साथ बताना चाहूंगा कि जो पेपर है मुश्किल बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पेपर मैं कह सकता हूं कि लेंदी है। एग्जामिनर यहां पर आपकी थोड़ी सी स्पीड भी चेक कर रहा है। देखिए 2 ही तरीके होते हैं बच्चों को परेशान करने के लिए, या तो पेपर टेक्निकल बना दो या पेपर लेंदी कर दो, दोनों जगह परेशान हो जाओगे। तो यहां पर जो इंस्टीट्यूट है देखिए उन्होंने थोड़ा सा पेपर लेंदी बनाया है ताकि आपको टाइम ज्यादा लगे और आप पेपर पूरा ना कर पाए। तो जिन बच्चों ने अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करी थी उनको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका काफी सिंपल क्वेश्चन है। ग्रॉस टोटल इनकम आपको कंप्यूट करनी थी असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। अगर जो यहां पर असेसी है वो आरओआर है या फिर एनओआर है या फिर एनआर है, तो बहुत सिंपल सा देखिए, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं था। आरओआर की तो सर ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, और एनओआर और एनआर के केस में आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, तो आसानी से हम कर सकते थे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया गया है देखिए, ये आपका सैलरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर भी कहीं पर भी देखिए आपको एक भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो परेशान करने वाला है। सारी चीजें डिस्कस कर रखी है। सर्वेंट अलाउंस यहाँ पर मिल रहा है जो कि 100% टैक्सेबल होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन सिर्फ किसको मिलती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है, इस चीज का ध्यान रखना है। फ्री मील्स की बात की जा रही है तो 50 रुपए तक की लिमिट है, उसका ध्यान रखेंगे आप। ठीक है जी। इसके बाद गिफ्ट दी गई है, गिफ्ट में देखिए आपके पास रिस्ट वॉच है दिवाली पर, तो ध्यान रखिएगा मैरिज पर गिफ्ट मिलते हैं वहां पर टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती, बाकी जगह टैक्सेबिलिटी अराइज होती है प्रोवाइडेड कि वो रिलेटिव से ना मिल रहे हो। ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात की गई है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस की डिडक्शन सिर्फ कुछ लिमिटेड देखिए एसएससीज को मिलती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपको देखिए यहां पर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी कंप्यूट करनी थी 7 नंबर के अंदर। बेहद आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कोई भी इसमें ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है देखिए जहां पर आप परेशान हो सकते हो। ठीक है जी। कार की
होती देखिए एडजस्टमेंट, या फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन की एडजस्टमेंट होती, तो थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए टेक्निकल बन सकता था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर भी क्वेश्चन आसान रखा, बस आपसे कैलकुलेशंस करवा लिए। ठीक जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही आसान सा 7 नंबर का क्वेश्चन जो कि हाउस प्रॉपर्टी से पूछा गया था। यहां पर भी देखिए कुछ भी टेक्निकल नहीं है, बस आपको जीएवी निकालनी है, उसके बाद से कुछ खर्चे माइनस करने हैं, आपके पास देखिए इनकम आ जाएगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल सा म्युनिसिपल टैक्स आपको दिया गया है, लैंड रेवेन्यू, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया है। तो सर फायर इंश्योरेंस वगैरह का तो देखिए आपको डिडक्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि आप 30% जो है डिडक्शन क्लेम करते हैं उसके रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि हमारी सेक्शन 24 में हमने पढ़ी थी। ठीक जी, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है पीजीबीपी का, अगेन वंस अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके अंदर भी देखिए कहीं पर भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर आपको दिक्कत आने वाली है, सारी चीजें बहुत ही आसान थी, कोई भी टेक्निकल पॉइंट नहीं डाला गया था इंस्टीट्यूट की तरफ से। देखिए एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, रेंट रेट, टैक्सेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंस। ठीक है जी, लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस। अब सर प्राइवेट पर्पस है यानी कि निजी खर्चा आपका। अब निजी खर्चा आप अगर अपने बिजनेस की किताबों में दिखाओगे तो ये तो गलत बात है ना, डिसअलाउ हो जाएगा सेक्शन 36 के हिसाब से। क्लियरली हमने सारी चीजें पढ़ रखी थी। ठीक है जी, तो देखिए कुछ भी यहां पर इसमें टेक्निकल नहीं था, बड़ी ही आसानी से देखिए आप निकाल सकते थे। हाँ, बैड डेट वाला पॉइंट ये एक अच्छा था जहां पर थोड़ी सी बच्चे गलती कर सकते थे। ठीक है जी, तो जब हम डिटेल में पूरा क्वेश्चन करेंगे अगली क्लासेस के अंदर तो वहां पर इस चीज को देखेंगे। तो यहां पर आपको देखिए पीजीबीपी हेड के अंदर इनकम कंप्यूट करनी थी, वेरी वेरी सिंपल। इसके साथ साथ यहां पर डेप्रिसिएशन दिया गया है, तो आपको पता है कि इनकम टैक्स वाला जो डेप्रिसिएशन होता है ये आपको माइनस करना होता है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो आपने डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया होता है वो हम नहीं माइनस करते, सेक्शन 32 वाला एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो माइनस करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी देखिए ये हाफ बिजनेस में हाफ अपना पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो जितना बिजनेस पर्पस के लिए उतना ही अलाउ किया जाएगा खर्चा। ठीक है जी, बाकी नहीं किया जाएगा। तो बहुत सिंपल सा म्युनिसिपल टैक्स के केस में भी आपको यही चीज करनी है, बहुत ही आसान सा देखिए क्वेश्चन था। कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए करनी थी। ठीक जी, इसके बाद जो ये क्वेश्चन है ये मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा इसलिए कह रहा हूं, देखिए पहली चीज यहां पर कि आपका जो सेल्स कंसिडरेशन है, कैपिटल गेन का ये क्वेश्चन है, मैं आपको ऊपर से बता देता हूं। ठीक जी, आपकी सेल्स कंसिडरेशन 60 लाख रुपीस की है और जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो 70 लाख रुपीस है। अब आपने क्लियरली पढ़ा था कि हमें यहां पर सबसे पहली जो चीज चाहिए होती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहिए होती है, ताकि हम कैपिटल गेन कंप्यूट कर सकें। ठीक है जी, इंडेक्सेशन का बेनिफिट आप यहां पर प्रोवाइड करोगे। ध्यान से समझना कि सर आपकी जो सेल्स कंसिडरेशन है एक्चुअल और जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन कम है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, तो हम क्या करते थे सर, हम 110% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन निकालते थे और इसको कंपेयर करते थे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। और अगर 110% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन आपका ज्यादा आता था एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन से स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, तो हम क्या लेते थे सर, हम फिर सेल्स कंसिडरेशन ही ले लेते थे। और अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा रहती है तो फिर आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू फिर कंसिडर करते हो। ठीक है जी, तो इसी चीज का ध्यान रखना था। इसके बाद यहां पर एक चीज और थी कि एडवांस मनी देखिए रिसीव की गई थी इन्होंने, जो कि बाद में इन्होंने फोरफिट कर ली। तो आपने पढ़ा है कि सर 1 अप्रैल 2014 इस दिन या इसके बाद अगर आपने एडवांस मनी फोरफिट करी है तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं सर, हम उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेके चले जाते हैं। इससे पहले अगर एडवांस मनी फोरफिट की होती है तो जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती थी उसमें से माइनस करते थे। इसके बाद इसके अंदर देखिए और कुछ भी नहीं है, पूरा क्वेश्चन आपका सिंपल है, बस आपको इंडेक्सेशन वगैरह का बेनिफिट चेक करते हुए कि लॉन्ग टर्म का प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, या शॉर्ट टर्म आपकी ये कैपिटल एसेट है, उसके बेसिस पे आपको देखिए कंप्यूट करनी थी इनकम। ठीक है जी, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये भी देखिए आपका। बस यहां पर भी मैं कहूंगा देखिए कि कई सारी चीजें देखिए इंस्टीट्यूट आपसे यहां पर चेक कर रहा है, इसीलिए पेपर थोड़ा सा लेंथी हम कह सकते हैं। ठीक जी, अगली जो चीज आपके सामने देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में आई 7 नंबर का, ये भी आपका क्वेश्चन था। यहां पर देखिए आपसे इनकम कंप्यूट करवाई जा रही है। ठीक जी, और आपको अलग अलग हेड्स के अंदर इनकम दी गई, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग अकाउंट है तो वहां पर आपको इनकम दी गई है। ठीक है जी, लॉटरी से आपको इनकम हुई है जिसमें आपको नेट अमाउंट दिया, अब नेट दिया है तो सर 30% से टैक्स कटता है देखिए लॉटरी की विनिंग्स के ऊपर। ठीक है जी, तो यहां पर आप राउंड ऑफ करोगे। पोस्ट ऑफिस में देखिए आपका सेविंग बैंक अकाउंट है और क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इनकम। ठीक जी, मिस सोनाली नॉट ऑप्टेड सेक्शन 115 BSE क्लियरली क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है जी, तो यहां पर आपको एग्जेम्पशन वगैरह भी प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी, जो सेक्शन 10 में मिलती थी, रिसीव अ मोटर कार एज अ गिफ्ट फ्रॉम हर फ्रेंड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि सर मोटर कार मिली है, मोटर कार की कीमत 6 लाख रुपए है। ओहो, जब आपने अदर सोर्स का चैप्टर पढ़ा था तो बताओ कि जो मोटर कार है क्या वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आती है? नहीं आती सर। तो इसका मतलब अगर आपको कोई मोटर कार गिफ्ट करता है तो उस पर आपको टैक्स नहीं पे करना होगा। एक अच्छा पॉइंट यहां पर था। ठीक है, इसके बाद 4 अलग अलग मित्रों से 15-15 हज़ार रुपए के इनको देखिए कैश गिफ्ट मिले थे।
60,000 रुपए के टैक्सेबल हो जाएंगे। अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज है इनकम हुई है सर 78% से टैक्सेबल होती है ये, हमने क्लियरली देखिए ये चीज पढ़ी थी। ठीक है जी, सर चार्ज भी लगता है यहाँ पर, आपका एजुकेशन सेस भी लगता है, रेट भी लगता है, तो सब मिलाकर जो इफेक्टिव रेट निकल कर आता है वो इतना निकल कर आता था। ठीक है जी, इसके बाद सब लेटिंग आपने करी हाउस प्रॉपर्टी की, तो वहां पर से इनकम हुई है। तो ये सारी चीजें आपसे दी गई थी, आपको बहुत आसानी से कर लेना था। इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए आपका विनिंग्स वाला पार्ट, लॉटरी वाला, मोटर कार गिफ्ट और आपका ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम। ठीक है जी, अब आपसे टैक्स लायबिलिटी तो पूछी नहीं थी, सिर्फ टोटल इनकम पूछी थी, तो आपको ऐड करके बता देनी थी। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर से था। अलग अलग देखिए आपको हेड्स के अंदर इनकम दी गई है, तो आपको बस बताना है कि यहां पर टोटल इनकम क्या रहने वाली है। और जब हम बात कहते हैं सर टोटल इनकम की, तो ध्यान रखिएगा कि आपको जो डिडक्शंस होती हैं एटीसी से एटीयू वाली, वो भी प्रोवाइड करनी होती है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस की स्पेक्युलेटिव बिजनेस से जाएंगी। ठीक है जी, हाउस प्रॉपर्टी की आप किसी भी हेड के अंदर लेकर जा सकते हो। ठीक है जी, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ये इसी एक्टिविटी के साथ आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से देखिए आप कंप्यूट कर सकते थे। यहां पर भी मैं ये कहूंगा कि आसान क्वेश्चन, ठीक है जी, कोई ऐसा टेक्निकल पॉइंट नहीं था जहां पर आप परेशान हो सकते थे। तो आपने पूरा पेपर देखिए हमारे साथ देख लिया इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन जो इनकम टैक्स का था वो भी मैं आपके साथ देखिए डिस्कस कर लेता हूं। यहां पर आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट करो टैक्सेबल इनकम, और टैक्स लाइबिलिटी भी यहां पर आपसे कंप्यूट करवाई जा रही है। और हाउस प्रॉपर्टी सैलरी हेड के अंदर इनकम दी गई है, देखिए ग्रॉस वर्ड लिखा है। अब ग्रॉस लिखा है तो इसका मतलब जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपए की, वो आप प्रोवाइड करोगे। पहली सिली मिस्टेक जो बच्चे अक्सर करते हैं। अगर यहां पर वर्ड कंप्यूटेड लिखा होता ना, तो मैं नहीं प्रोवाइड करता स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, इसके बाद सर देखिए हाउस प्रॉपर्टी से आपको लॉस हुआ तो किसी भी इनकम के साथ आप इसे सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट आपको दिया गया है, 46 साल के हैं और टैक्स लाइबिलिटी भी निकालनी है, तो सर एटीटीटी ए का बेनिफिट आप प्रोवाइड कर दोगे, सीनियर सिटीजन होते हैं तो एटीटीटी बी का प्रोवाइड कर देते हैं। एफडी पे नहीं मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। डिपॉजिट इन पीपीएफ, तो सेक्शन एटीसी से एटीयू की डिडक्शन यहां पर एक और आ गई। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी से आपको डिविडेंड मिल रहा है, 50,000 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना। देखिए अब वर्ड कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये ग्रॉस अमाउंट ही है। ठीक है, अगर ग्रॉस नहीं होता तो आपको ग्रॉस करना पड़ता। ठीक है जी, और फिर टीडीएस का अमाउंट जो कटा होता है वो माइनस करके दिखाना होता। तो यहां पर आप देखोगे कि सेक्शन 194 टीडीएस वाली जो हम बात पढ़ते हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी भी आ रही है। ठीक है, इसके बाद एलआईसी प्रीमियम इन्होंने पे करा अपने पिताजी का जो कि 75 साल के है, तो यहां पर भी रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कई सारे यहां पर कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनर ने टेस्ट कर लिए। चलिए अब चलते हैं जीएसटी वाले पोर्शन पे। और इनकम टैक्स का पेपर आपने देख लिया है, लेंथी था लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं था। ठीक है जी, तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे पूछे जा रहे हैं कि फीचर्स बता दो इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्या होते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बहुत आसान सा फीचर, आपको पॉइंट बना के बता देना चाहिए क्या क्या फीचर्स इसके अंदर हैं। कि बहुत सारे देखिए हमारे जो पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस के थे उन सबको मर्ज करके हमने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बना दिया। ठीक है जी, सेकंड पार्ट की बात करूं तो क्या बेनिफिट्स मिले हैं जीएसटी के बिजनेस एंड इंडस्ट्री को, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को, ये बताना है। तो सर जब पुराने लॉ के अंदर बहुत सारे अलग अलग लॉ थे, हर जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, हर जगह आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी, हर जगह आपको कंप्लायंसेस करनी पड़ती थी, बिजनेस को भी। तो ठीक है जी, तो अब ये चीज नहीं करनी है तो उनके लिए कंप्लायंसेस कम हो गई, कंप्लायंसेस स्मूथ हो गई, तो बेनिफिट मिला बिजनेस को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा। ठीक है जी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी देखिए डेटा कलेक्शन रिकंसिलेशन में दिक्कत होती थी, वो सारी नहीं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आप बड़ी आसानी से देखिए इस चीजों को एक्सप्लेन कर सकते थे, हमने डिटेल में देखिए क्लासेस में चीजें पढ़ी हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका देखिए ये बात करता है चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर से। ठीक जी, और यहां पर सेक्शन 9 की एप्लीकेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है, मेनली सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 की। सर अब ये किस चीज का सेक्शन था, तो सर ये बात करता था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहे हैं। इंडिपेंडेंट केसेस दी गए हैं, आपको बताना है यहाँ पर सप्लायर और रिसिपेंट देखिए दोनों ही टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर लोकेटेड है। कौन व्यक्ति है जो यहाँ पर टैक्स पे करेगा, वेदर इट इज अ सप्लायर और अ रिसिपेंट। तो पहले वाले केस में देखिए इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस कंपनी को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर लॉजिकली भी सोचो, इंश्योरेंस एजेंट तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं छोटे छोटे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बड़े लेवल पर काम कर रही है, तो कंप्लायंस का बर्डन गवर्नमेंट किस पर डालेगी, इंश्योरेंस कंपनी पे। हमने क्लियरली पढ़ा था कि अगर एक इंश्योरेंस एजेंट अपनी इंश्योरेंस कंपनी को देखिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी इज द पर्सन हु इज एबल टू पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट। यहाँ पर लेकिन सर्विस प्रोवाइडर कौन है, मिस्टर राम, जो कि इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहे हैं। ठीक है जी, इसके बाद अगले में बिजनेस फैसिलिटेटर देखिए अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसके लिए वो कमीशन रिसीव कर रहा है और ये नेशनलाइज बैंक को दे रहा है। ठीक है जी, और ये अर्बन एरिया में है। अगर रूरल एरिया में होता तो एग्जेम्पशन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एग्जेम्पशन मिल जाती है, अर्बन एरिया में है एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, आरसीएम के अंदर आ जाता है ये भी। ठीक है जी, इसके बाद मोहन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। ठीक जी, XYZ लिमिटेड को रिसीविंग सिटिंग फीस अमाउंटिंग टू ₹1 लाख फ्रॉम XYZ कंपनी फ्रॉम अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग्स। अब देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ये,
क्लियरली लिखा हुआ है, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अगर ये इंप्लॉय होते तो सेक्शन 194 में टीडीएस की बात आ जाती, लेकिन क्योंकि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं तो यहां पर कंपनी यानी कि XYZ कंपनी, ये देखिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर जीएसटी पे करेगी, क्योंकि मोहन जी जो है वो यहां पर सिटिंग फीस रिसीव कर रहे हैं बीइंग अ सप्लायर। वो अपनी देखिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी नॉलेज एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हैं कंपनी के साथ। ठीक है जी, तो ये चीज हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पढ़ी है स्पेसिफिकली। ठीक है जी, चलिए अगला इसमें क्या केस पूछा गया था आपसे, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है सर, देखिए Happy Enterprises, a registered dealer, furnished the following information relating to machinery sold by it to Khushi Trader in the course of intrastate in the month of May. Intrastate है CGST SGST की बात आती है, IGST की कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पर। ठीक है जी, और मशीन सेल की गई है। और इसके बाद अगर हम क्वेश्चन डायरेक्टली नीचे देखें कि आपसे पूछ क्या रहा है, तो सर काफी सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो देखिए वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आपको निकालनी है यहाँ पर। ठीक है जी, और आइटम गिवन इन सीरियल नंबर 2 to 5 आर नॉट कंसिडर्ड वाइल अराइविंग द लिस्ट प्राइस, नहीं कंसिडर किया गया है। ठीक है जी, जो कि 1 नंबर पॉइंट में दिया गया है। ब्रीफ नोट्स आपके देखिए शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। तो देखो एग्जामिनर खुद आपसे कह रहा है कि सर वर्किंग नोट बनाकर आओ, आप जो भी ट्रीटमेंट करते हो, किसी पर्टिकुलर आइटम को ऐड करते हो, माइनस करते हो, यहाँ से ये देखिए जो ये आइटम दिए गए आपको 2 से लेकर 5 तक, इनको ऐड करोगे, माइनस करोगे, क्यों माइनस कर रहे हो, क्यों प्लस कर रहे हो, तो आपको बताना है। तो सेक्शन 15 है देखिए, इसके ऊपर जो बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर हमने पढ़ा है सीजीएसटी एक्ट 2017 का। तो देखो म्युनिसिपल टैक्सेस लेविड ऑन सेल ऑफ मशीनरी, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स होता है आपको ऐड करना होता है। टीसीएस को ऐड नहीं करते हो आप, आपने पढ़ा था मेरे साथ। इंस्टॉलेशन चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऐड करोगे। ठीक है जी, फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस फ्रॉम द प्लेस ऑफ रिमूवल ऑफ टू बायर्स प्रीमाइसेस। ठीक है जी, तो ये भी एक तरीके का इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। और देखिए सप्लायर एग्री टू डिलीवर द गुड्स एट द बायर्स प्रीमाइसेस, सप्लायर ने ये कहा था कि बायर के प्रीमाइसेस तक मैं लेके जाऊंगा। ठीक जी, और ये जो फ्रेट और इंश्योरेंस है ये बायर के प्लेस से जाने तक का खर्चा है। तो सर यहां पर जब सप्लायर इस पर एग्री कर गया, ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, सर ये ऐड नहीं होगा। ठीक है जी, इसके बाद सब्सिडी रिसीव हुई थी, तो सब्सिडी का पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक होती है, ठीक है जी, जो भी आपने सामान खरीदा है, और ये सब्सिडी आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है तब तो आपको इसे ऐड नहीं करना होता, इसके अलावा कहीं से मिले चुपचाप ऐड कर दो सब्सिडी को। तो देखो यहां पर क्लियरली लिखा है कि एनजीओ से मिली है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि सब्सिडी आपको ऐड कर देनी है। ठीक है, और फ्रेट के रिस्पेक्ट में एक चीज आप नीचे जरूर चेक कर लेंगे कि ये कहीं खर्चा ऐसा तो नहीं है जो रिसिपेंट पे कर रहा है। अगर रिसिपेंट पे कर रहा है तो फिर आपको ऐड करना होगा। ठीक है, तो खुशी ट्रेडर डिडक्टेड डिस्काउंट ऑफ ₹3000 एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट विच वाज नॉट एज पर एग्रीमेंट। तो सर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, एज पर एग्रीमेंट नहीं है, आपको इसको माइनस नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में जहां पर गलती हो सकती थी। इसके बाद देखिए हैप्पी एंटरप्राइजेज नॉर्मली गिव्स एन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट फॉर 45 डेज फॉर पेमेंट आफ्टर इट चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ। तो सर यहां पर इन्होंने 60 दिनों में पेमेंट करी है, तो 45 में से 60 माइनस कर दो, बचे हुए दिन पर 1% के हिसाब से इंटरेस्ट भी आपको देखिए ऐड करना होगा और उस पर भी जीएसटी चार्ज होगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी आ गया। ठीक है, तो एक अच्छा वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर। और देखिए जब मैंने आपको बताया था, जब हमने एग्जाम से पहले बात करी थी, तो मैंने आपसे कहा था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई एक ऐसा चैप्टर है जहां पर चीजें पूछी जाती हैं, तो इसे अच्छे से करके जाना। ठीक जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सर क्या कहता है, आइए साथ में देखेंगे। एबीसी लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ स्पाइसेस एट कोची। इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स इन रिलेशन टू जीएसटी पेड ऑन इनवर्ट सप्लाई प्रोसीजर बाय इट इनवर्ट सप्लाईज प्रिक्योर्ड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई 2003। तो सर रॉ स्पाइसेस उन्होंने परचेज करे कस्टमर से 4.5 लाख रुपए के, यूज फॉर पर्सनल यूज ऑफ डायरेक्टर अपने पर्सनल यूज के लिए लेके चला गया 35,000। तो सर पर्सनल यूज के लिए लेके चला गया, इस पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। यहां पर इन्होंने 4,85,000 दिखा रहा है, पूरे के ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी आप सिर्फ 4.5 लाख पे ले पाओगे। पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर आप लेके चले जाते हो सेक्शन 16 हमें क्लियरली मना करता है। ठीक है जी, इसके बाद इलेक्ट्रिक मशीनरी जो परचेज करी गई फॉर बीइंग यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बिजनेस नेचर का खर्चा है, इसके ऊपर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, तो 1,23,000 के ऊपर आईटीसी मिल जाएगा। यहां ध्यान रखना, 4.5 लाख का मिलेगा। तीसरा, मोटर कार यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। मैंने आपको क्लियरली कहा था कि इन एलिजिबल क्रेडिट की बात की जाती है, तो कोई भी मोटर व्हीकल आपने परचेज किया जिसकी सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर, आईटीसी नहीं मिलता, तो यहां पर नहीं मिलेगा इसका। पेमेंट मेड टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर,
स्टाफ क्वार्टर देखिए आपने बनाए हैं, जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हमने क्लियरली सेक्शन 17 के अंदर ही बात पड़ी थी कि कहाँ का आईटीसी मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। तो देखिए उसी से रिलेट करता हुआ आपका एक और ये पॉइंट, और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी जो कि अवेलेबल है एबीसी लिमिटेड को मई 2023 के अंदर, ये आपको कंप्यूट करके बताना था। और देखिए यहाँ पर भी देखिए कह रहे हैं कि सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है और आपको वर्किंग नोट जरूर देना होगा कि किस पॉइंट में आईटीसी मिल रहा है, किस पर नहीं मिल रहा है। इसके बाद सर जो अगला क्वेश्चन है देखिए वो आपका कस्टम से रिलेट करता हुआ है, जिसमें एडिशनल ड्यूटी काउंटरवेलिंग ड्यूटी की बात की जा रही है ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, और बताना है आपको ऑल्सो स्टेट द क्वांटम ऑफ ड्यूटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इम्पोजिशन ऑफ सच ड्यूटी। तो ये आपका देखिए डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो कि कस्टम एक्ट से पूछा गया। ठीक है जी, तो देखिए पूरा पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ज़्यादा मुश्किल वाला पेपर नहीं था। हाँ थोड़ा लेंदी पेपर है ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने थोड़ी सी भी ठीक से पढ़ाई करी है वो बहुत आसानी से देखिए इस पेपर के अंदर एग्जेम्पशन आसानी से क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा पेपर विद सॉल्यूशन। अगर आप हमारे साथ देखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी इस पेपर का कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ हम सॉल्यूशन शेयर करें। ठीक है जी, बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।